हमारे इस स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, 10th क्लास के केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी टॉपिक को देख चुके थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया को देख चुके थे। अभिक्रिया 5 प्रकार के, फिर हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। अभिक्रिया 5 प्रकार के: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और अभी हम लोग देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग को समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम विस्थापन अभिक्रिया को समझाते हैं आपको। पहले विस्थापन अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो विस्थापन जब समझ लीजिएगा ना, तो द्विविस्थापन भी समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन हम समझाए हुए हैं। तो एक बार हम आपको समझाना चाहते थे विस्थापन में क्या बताए थे। जैसे a प्लस b, ये सॉरी BC है, a प्लस BC है ना। विस्थापन में क्या होता था कि a जो है यहाँ चला जाता था और B यहाँ चला जाता था, तो यानी AC प्लस B हो जाता था। यानी क्या हुआ, A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया। तो ये देखिए, इसमें मात्र एगो तत्व विस्थापित हुआ। A में कई गो तत्व विस्थापित हुआ? एक ही तत्व विस्थापित हुआ। इसीलिए हम इसे एकल विस्थापन भी बोलेंगे या सीधे विस्थापन भी बोलेंगे। इसके पिछले वाला जो पढ़े थे वो समझाए हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो द्विविस्थापन पढ़ने वाले हैं। देखिए, द्विविस्थापन पढ़ने वाले, तो द्विविस्थापन तो समझते हैं। द्वि जैसे AB प्लस BC, सॉरी AB CD। अब देखिए विस्थापित कैसे होगा, देखिएगा। है जो AB जो है AC से विस्थापित हो जाएगा, E से हो जाएगा, E हो जाएगा, इससे हो जाएगा। नहीं, मतलब है यानी दो गो विस्थापित हो रहा है, दोनों विस्थापित हो रहा है। जैसे A C से विस्थापित C के साथ चल जाएगा और B D के साथ चल, देखिएगा यहाँ पे A C हो जाएगा, नहीं A C हो जाएगा और B D हो जाएगा। ठीक है, B D हो जाएगा, समझ गए ना। यानी इसमें दो गो, मतलब इसमें एक गो ना विस्थापित हो रहा है, E इससे विस्थापित हुआ, यहाँ चला गया। लेकिन इसमें A इसके साथ विस्थापित होगा और D इसके साथ विस्थापित हो गया। यानी जिसमें दो विस्थापित हो रहा है, कई गो विस्थापित हो रहा है? दो गो, और उसमें एक विस्थापित होता था, तो उसलिए उसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। पहले वाला जो विस्थापन पढ़े थे उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन इसमें दो गो विस्थापित हो रहा है ना, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं एक मतलब उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एकल विस्थापन की परिभाषा देख लेते हैं। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, परिभाषा अभी मत देखिए, परिभाषा के इसको बाद देखते हैं। जैसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। देखिएगा, यहाँ सोडियम जो है, सोडियम Na, यहाँ पे हो जाएगा आपका उदाहरण 1 में। नहीं, सोडियम जो है सोडियम सल्फेट के साथ SO4 के साथ, यह क्या है, AQ इसको लिखते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है यह अभिक्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड से। देखिए, इसमें भी दो गो हुआ, इसमें भी दो गो, एगो सोडियम हुआ, एगो SO4 है, और यहाँ Ba है और Cl2 है, दो गो है ना। अब जो है यह दोनों को जब मिलाएंगे, मतलब इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसको, पढ़िए, सोडियम सल्फेट। और यह है बेरियम क्लोराइड। Ba से बेरियम वहाँ लिखा हुआ, देखिए बेरियम, और Cl2 से क्लोराइड, यानी दो गो रहता है तो क्लोराइड बोलते हैं। यानी देखिएगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दुगुन है बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों को मिलाएंगे, क्या करेंगे, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो यह जो है, यह सोडियम चला जाएगा
इसके साथ नहीं, इसके साथ जाएगा। अब कैसे काहे उसके साथ जा रहा, हम तो ये भी कि हम समझा के बताए हैं कि ए के साथ बी जा रहा है, ए के साथ डी भी जा सकता है, लेकिन कौन जाएगा उसको समझते हैं। मतलब एन के साथ कौन जाएगा नहीं, SO4 के साथ कौन जाएगा नहीं, माने इसके साथ कौन आएगा और बेरियम के साथ कौन आएगा, दोनों को समझते हैं। तो कैसे समझते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें देखेंगे, देखिएगा सोडियम पर कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्योंकि सोडियम देखिए प्लस चार्ज काहे है, क्योंकि सोडियम जो होता है नियॉन के बाद होता है। माने नियॉन जो है अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस के बाद जो सोडियम होता है तो एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब नियॉन बनेगा, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पर सोडियम पर प्लस चार्ज होगा, एगो प्लस चार्ज है ना। अच्छा SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। उसी तरह बेरियम पर जो होता है प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन पर जो होता है माइनस चार्ज होता है। तो क्लोरीन 2 पर एक माइनस चार्ज होता है। क्लोरीन पर एगो माइनस चार्ज कैसे हुआ, तो क्लोरीन के बाद आर्गन जो अक्रिय गैस है 17 से 18 बनने के लिए उसको एगो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये सब माइनस चार्ज हुआ, यानी एगो लेना पड़ेगा, तो एगो ये कर्जा में है, एगो और लेगा तब आर्गन हो जाएगा, इसका मतलब एगो कर्जा में है इसलिए एगो माइनस चार्ज हुआ। हाई कह रहा है हमको आर्गन के जैसा बनना, मतलब नियॉन के जैसा बनना है, तो हम एगो हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब धनिक आदमी है तो हम एगो त्यागेंगे। तो अब समझिए यहाँ प्लस जो चार्ज हम समझा दिए कि प्लस कैसे है, -2 है -1। तो देखिए प्लस वाला माइनस वाला के साथ जाके जुटेगा, ये प्लस वाला माइनस वाला के साथ जुटेगा और माइनस वाला प्लस वाला के साथ जुटेगा। ये भी इसमें भी 2 है, ये 2 है। बेरियम जो होता है 2 प्लस होता है। क्यों प्लस होता है 2, हम आपको बताए थे। देखिएगा जैसे बेरियम जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम है ना, यानी हीलियम बनने हाइड्रोजन हीलियम बनने के लिए इसको 2 क्या करना पड़ेगा, माने 2 इसके पास एक्स्ट्रा है। कई गो है, 2, एगो 2 के पास है कि नहीं, इसलिए +2 है। तो देखिए अब समझिए, जब इसको आप समझ गए होंगे तो अब समझ जाइएगा। देखिए है प्लस वाला किसके साथ जाके मिलेगा, हाँ तो ये बात ध्यान रखिएगा, है प्लस वाला है जो सोडियम का गर्लफ्रेंड है क्लोरीन, यानी सोडियम जाके क्लोरीन के साथ मिलेगा, यानी सोडियम और क्लोरीन एक के साथ कहीं भी रहेगा। अगर कहीं केनो मेला में है, चाहे कितना भी बड़ा मतलब रिएक्शन हो, अगर उस रिएक्शन में सोडियम रहे और क्लोरीन रहे तो दोनों जाके एक जगह हो जाएगा। यानी हम आपको बताएं ना कि दोनों क्या है, गर्लफ्रेंड है। इस तरह आप लोग समझिए, ठीक है। आगे अब देखिए इसको हम मिलाते हैं, अब आप समझ गए होंगे। यह जो है बेरियम के साथ कौन मिलेगा, SO4, तो यहाँ लिखेंगे BaSO4, ठीक है। यानी बेरियम किसके साथ मिला, इसके साथ, प्लस वाला सॉरी हाँ प्लस वाला माइनस वाला के साथ मिलेगा। अब उसके बाद में प्लस NaCl माने Na किसके साथ मिलेगा, सोडियम के साथ मिलेगा, ठीक है, यानी क्लोरीन के साथ मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका नाम हम लोग नामकरण कर लेते हैं। BaSO4 लिखे नहीं है, BaSO4 नहीं लिख दिए, यानी अब देखिए इसका नाम, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम जो हम कहेंगे, इसका नाम लिख लीजिए सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में किसको मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड को
समझिएगा ध्यान से। बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो यह आपका अलग अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो क्या बना? बेरियम सल्फेट बनाई, बेरियम सल्फेट, और ये बना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना। आप समझ रहे हैं? देखिए इसी तरह अभिक्रिया होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, इसको आप लोग समझ गए अच्छा से। चलिए आगे हम समझाना चाहते हैं। अब देखिएगा, जब यह अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, तो इसको हम आपके एक प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अब जो है इस प्रक्रिया को थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पे हम एक लेते हैं, गिलास लेते हैं। क्या लिए? गिलास। अब इस गिलास में सुनिए, इस गिलास में हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं। देखिएगा, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं तो जानते हैं इसमें जो बेरियम क्लोराइड जो होता है वह सॉलिड के रूप में होता है। किसके रूप में? सॉलिड के रूप में। जो बेरियम सल्फेट है वह जाके नीचे जम जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नीचे जम जाएगा। यह मेरा क्या है? बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। और ये जाके आधा पर से नीचे जम जाएगा, ये ऊपर जो है ये जल के रूप में रहेगा, यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक के रूप में रहेगा लगभग। मतलब यह बुझिए कि जल के रूप में मतलब रहेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के रूप में रहेगा, यानी नीचे जम गया। हाँ, तो इसको अब समझिए, ये जो नीचे जमा है सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाए तो यह जाके नीचे बेरियम सल्फेट है, ऊपर NaCl हो गया। नहीं, यानी हमारे कहने का मतलब है जो ये नीचे जमा है यह क्या है? यह अवक्षेप है। हाँ, इसी को बोलते हैं अवक्षेप या अवक्षेपण। अवक्षेपण उसी को बोलते हैं जो पानी में घुलता न हो। यानी देखिए, जैसे पूरा पानी है, नीचे जाके जम गया, तो इस देखिएगा यह जो प्रक्रिया है अवक्षेपण भी कहलाता है। यानी अवक्षेपण, अब समझिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो समझिएगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता हो। अवक्षेप समझ रहे ना? जिस प्रक्रिया, जो कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं अभिक्रिया, तो उसमें नीचे जाके कुछ जम जाए, वह पानी में न घुले तो वह क्या हो जाएगा? वही अवक्षेप है। तो अवक्षेपण भी समझ गए। अवक्षेपण किसे कहेंगे? वो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो। यह क्या हो रहा है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यह अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसीलिए उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिस प्रक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो। तो देखिए, मेरे पास सोडियम तो नहीं है, ठीक है, सोडियम सल्फेट तो नहीं है, मेरे पास बेरियम क्लोराइड तो नहीं है, लेकिन हम आपको एक उदाहरण के द्वारा, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको खाली मतलब ये वाला समझाना चाहते हैं। अवक्षेपण क्या है उस प्रक्रिया को समझाना चाहते हैं आप लोग। ये वाला उदाहरण को सच्चा मत समझिएगा, एक डुप्लीकेट उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो नहीं कहिएगा कि गेहूँ में पानी मिला के अवक्षेप बना दे रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा। सिर्फ हम आपको अवक्षेप का परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि हकीकत में प्रयोग नहीं करने जा रहा हूं। समझ रहे ना? मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप अवक्षेप का, सिर्फ अवक्षेप का परिभाषा समझ जाए, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को आप लोग हकीकत मत मान लीजिएगा। हकीकत करने के लिए हमको ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसको, मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, क्या मान ले? इसको हम मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं, ठीक है सर, बेरियम क्लोराइड मान लेते हैं,
ठीक है, अब देखिएगा, नहीं इसको सोडियम सल्फेट मान लीजिए, सोडियम सल्फेट मान लेते हैं। देखिएगा, हम अवक्षेप की परिभाषा समझाने के लिए इसको बता रहे हैं, न कि हकीकत में। हकीकत आपका ये सब चीज़ रहेगा तब हकीकत होगा, है ना। तो हकीकत तो नहीं है, लेकिन मैं डुप्लीकेट एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ। आप खड़ा हो जाइए, इधर आइए, आप खड़े हो जाइए, इस पानी को पकड़ लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ अवक्षेपण का परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अवक्षेपण क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभी बताए नीचे अवक्षेप जम जाता है, जैसे देखिएगा को अवक्षेप, इधर इधर करो, नहीं है, सिर्फ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अवक्षेपण क्या होता है। इस प्रक्रिया द्वारा हम यह समझाना चाहते हैं कि अवक्षेपण क्या होता है। इस जैसे हम पानी में गेहूं को डाले तो काजल को नींद आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसको समझिए, हम इसको यह समझाना चाहते हैं कि इस पानी में अगर गेहूं को डाल रहे हैं तो यह जाके नीचे जम गया, इतना दूर जम गया है ना, यानी नीचे जाके बैठ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो अभिक्रिया जो मेरा हुआ यही अवक्षेपण है। अवक्षेप जाके क्या हो गया? अवक्षेप जाके नीचे जमा हो गया। अवक्षेप जाके नीचे जमा, फिर समझ, अवक्षेपण की परिभाषा समझा रहे हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप जाके नीचे जमा हो जाए, ये क्या है? अवक्षेप है। जो नीचे जाके अवक्षेप जमा हो जाए और यह जल में घुलनशील न हो। यह जो गेहूं है जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं घुलेगा, इसीलिए इस अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। इस पर मतलब एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें जाकर अवक्षेप जाके नीचे जमा हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। आप समझ गए? ठीक है, तो इसको हकीकत में नहीं लीजिएगा। इसी तरह हो जाएगा जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो कुछ देर के बाद में बेरियम सल्फेट जो हो नीचे चला आएगा, बेरियम सल्फेट नीचे चला आएगा और सोडियम क्लोराइड ऊपर चला आएगा। समझ गए इसको? बस यही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट नीचे चला आएगा, बेरियम सल्फेट नीचे आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड ऊपर हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया? आया कि नहीं? आप लोग को आ गया? तो कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा नंबर उदाहरण जो है आपका पीबी मतलब लेड होता है। तो इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। देखिएगा यह NO3 है ना, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, लेड नाइट्रेट। देखिए पीबी का मतलब सीसा, इसको लेड बोलते हैं, इसको नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को है के को बोलते हैं पोटेशियम, आई को बोलते हैं आयोडाइड। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम नहीं बोलिए, आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कैसे हुआ? ये के से आयोडीन है तो दूगो है तो पोटेशियम आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं, इसी तरह से लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं। मान लेते हैं लेड नाइट्रेट पर, ये हकीकत नहीं है, समझे? हाँ, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब मिलाते हैं तो कुछ देर के बाद में यह विस्थापित हो जाता है। अब विस्थापित कैसे होगा? प्लस माइनस चिन्ह पड़ेगा। तो सुनिए, आयोडीन में है, आयोडीन में कई गो चार्ज होता है? 2 गो चार्ज कैसे होता है?
यहाँ ध्यान देते रुकिएगा। आयोडीन गया आपके आयो 54 में है, हाँ 53 है ना, 54 है। देखिए अक्रिय गैस है जेनॉन जो है अक्रिय गैस है, 53 में माइनस चार्ज होगा। सॉरी ये 53 और 54 समझिएगा, देखिएगा इसको समझिए ध्यान से। यानी यह जो देखिए पोटेशियम में प्लस चार्ज होगा। देखिए ध्यान से, जो के में होगा ना वह प्लस चार्ज होगा। पोटेशियम में प्लस चार्ज कैसे, सुनिए 18 के बाद 19 आया, तो 18 के बाद 19 यानी एगो एक्स्ट्रा इसके पास है। अच्छा आयोडीन है, यह अक्रिय गैस किसके साथ है, जेनॉन के साथ है, तो जेनॉन से एगो कम है, इसका मतलब इस पर माइनस चार्ज है। आई पे कौन चार्ज है, माइनस। उसी तरह इस पर है पीबी किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, यानी पीबी प्लस चार्ज है, पीबी पर का चार्ज प्लस। अच्छा NO3 और 2 पर माइनस चार्ज। अब देखिए हाई लेड जो है इसके साथ जाके चिपक जाएगा। किसके साथ, लेड जो है आयोडीन के साथ चिपकेगा। तो यहाँ लेड देखिए आयोडीन के साथ चिपका है, तो लेड चला गया, यानी प्लस चल जाएगा माइनस के साथ, माइनस चलाएगा प्लस के साथ, यानी पीबी चला गया आयोडीन के साथ चला गया, यानी PbI2। तो इसको बोलेंगे लेड आयोडाइड। क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बना जो सॉलिड के रूप में है। अच्छा अभी जो बना आपका KNO3, यह इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो एक्वा मतलब द्रव के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड है ना वह जाके नीचे जमा हो जाएगा। देखिए ये जो सॉलिड है ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है PbI2 नीचे जमा हो गया और ऊपर क्या हो गया आपको, KNO3 ऊपर जमा हो गया। इसका मतलब है इसमें भी अवक्षेपण हुआ है, इसमें भी अवक्षेपण हुआ कि नहीं। यानी यह जो ठोस चीज है, देखिए ये जो ठोस है कि नहीं, सॉलिड लिखे हैं, ये ठोस जाके नीचे जमा हो जाता है और द्रव जो है ऊपर रह जाता है। यानी इसको जैसे समझाए हैं, ये ठोस नीचे जमा हो गया, यानी PbI2 नीचे जमा हो गया और KNO3 ऊपर चला गया, यही अवक्षेपण है। इसमें भी अवक्षेपण हो रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमारा अवक्षेपण की अभिक्रिया संभव है। द्विविस्थापन कब होगा, जब हाँ इसका परिभाषा तो हम लोग पढ़ भी नहीं किए, इतना पढ़ लिए लेकिन परिभाषा नहीं पढ़े। परिभाषा को देखिए, अब इसका परिभाषा कैसे होगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी इस दोनों अभिकारकों, ये भी अभिकारक है, इधर वाला को तीर के निशान को इधर अभिकारक बोलते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन देखिएगा, आयन का मतलब होता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जिसको नहीं आया आयन उसको कौनो जिंदगी में नहीं आएगा रस। आयन पता है, आयन पता है, पता है तो अभी पूछते हैं। देखिएगा मतलब फिर समझिए परिभाषा देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, माने इसके और इसके बीच आयनों यानी प्लस और माइनस का आदान प्रदान होता है। प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो प्लस और माइनस का आदान प्रदान हुआ कि नहीं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पन्न हो जाता है।
अवक्षेपण को भी समझ ले कि जब जो नीचे जमा हो जाता है, जो अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आप एक इस उदाहरण के माध्यम से और इस उदाहरण के माध्यम से हमको लगा होगा कि आप शायद समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा जो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।